बड़े सगीर की मौसीकी में एक अहम साज हारमोनियम, जिससे तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ हैं। कश्मीर की वादियों, बल्तिस्तान के पहाड़ों, राजस्थान के सहराओं और पंजाब के मेलों के साथ साथ मंदिरों में भजन पेश करते हुए, गिरजाघरों में गाने के लिए, गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और बाबा गुरु नानक की बानी पढ़ते हुए बाबा साहब बाबा फरीद का उर्स या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की छुट्टी पर कव्वाली। गरज सभी जगह ये एक साज अमन का पैगाम बुलंद करता नजर आता है और हर दिल अजीज ये साज हारमोनियम अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सिंधी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, तमिल, मराठी, महाराष्ट्री, लखनवी, पठान, बलोची, फारसी, उज़्बेक, शाड़े, कश्मीरी, डोगरे, नीस तमाम बड़े सगीर में रहने वाले सब इस साज के रसिया हैं। जब आप हारमोनियम का तसव्वुर करते हैं तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? मेहदी हसन अपनी कोई मशहूर कुन गजल छेड़ते हुए, कोई सुरीला गवैया तान लगाते हुए या फिर कोई क्लासिकी गुलकार अपने गले से माहौल में रस घोलते हुए नजर आता है। ये साज मौसीकी के साथ इस तरह से जुड़ गया है कि इसके बगैर क्लासिकी, नीम क्लासिकी मौसीकी और गजल गायकी का तस्वुर मुश्किल है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो लेकिन शायद ये बात बहुत से लोगों के लिए हैरत अंगेज हो कि हारमोनियम कतई तौर पर देसी साज है ही नहीं, बल्कि पियानो, वायलिन और गिटार की तरह मगरब से दरामदा है। ये अलग बात कि बदेसी होने के बावजूद ये साज बड़े सगीर में कुछ यूं फला फूला कि इसी सरजमीन का हिस्सा बनकर रह गया। यूरोप में गिरजाघरों में बजाए जाने वाले मजहबी मौसीकी में ऑर्गन नामी साज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता चला आया है, लेकिन इसमें एक मसला था कि ये साज हजम में बहुत बड़ा और बहुत महंगा था और छोटे गिरजाघर इसे खरीदने की इस्तात नहीं रखते थे। इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ साज बनाने वाले इदारे और अफराद छोटे और मनकूला पोर्टेबल साज बनाने की कोशिशों में लगे रहे। आखिर 1840 में फ्रांस के एक मुजिद अलेक्जेंडर दोवेन ने ऐसा ही एक साज इजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली और इसे हारमोनियम का नाम दिया। ये साज सस्ता, सिखाने और बजाने में आसान और निस्बतन छोटा होने की वजह से उठाकर कहीं भी ले जाने लायक था। इन्हीं खूबियों के बलबूते पर देखते ही देखते ये साज पूरे यूरोप में और फिर वहां से अमेरिका में मुरव्विज हो गया और इदारों के अलावा आम लोगों ने घरों में इस्तेमाल के लिए भी खरीदना शुरू कर दिया। बरसगीर पाक हिंद में दराने के बाद ये साज मुकामी तौर पर तैयार होते आ रहे हैं। हारमोनियम साज मिर्जा अब्दुल कादिर हारमोनियम की इकसाम बताते हुए कहते हैं, हारमोनियम की 3-4 इकसाम है। मतलब पहले ही तो बेस मेल में आता है। स्टार्ट इसका जो था वो मेल में चला था और उसके बाद इसको बेस किया गया। बेस मेल के बाद इसको बेस मेल फीमेल किया गया और उसके बाद एक कपलर होता है जो सा से सा ऊपर की तरफ भी बोलता है, सा से सा नीचे की तरफ भी बोलता है। किसी भी आप सुर को
سا رکھ لیں تو وہ اوپر نیچے بھی بول سکتا ہے، یعنی کہ ایک ہارمونیم میں 2 کی آواز آتی ہے۔ اس کی جو بیسک ہے نا وہ میل میل سے شروع ہوئی تھی، میل مین کے 2 آوازیں ایک تھی۔ ایک جب آپ نوٹ دباتے ہیں ہارمونیم کا تو اس میں 2 ریڈ کی آواز آتی ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے وہ بیس میل ہوتا ہے۔ بیس میل میں ایک میل ہوتا ہے ایک بیس ہوتا ہے، یعنی کہ 2 ریڈ ایک آواز میں بول رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق 12 سروں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بیس میل فیمیل۔ اس میں جب آپ ایک نوٹ دباتے ہیں اس کے نیچے 3 ریڈ بولتے ہیں، ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتا ہے ایک بیس ہوتا ہے۔ ان تینوں ریڈ میں 12 سر کا فرق ہوتا ہے۔ قوالی ہارمونیم ذرا ہوتا ہے لاؤڈ آواز ہوتی ہے، اس کی ذرا کھلی آواز ہوتی ہے۔ غزل گیت کا ہوتا ہے اس کو ذرا بیس کی آواز میں رکھنا پڑتا ہے، ذرا ڈم آواز میں اور بھاری سروں میں بولتا ہے۔ یہ جو ہارمونیم ہے یہ بھی پاکستان یا بر صغیر کا میڈ نہیں ہے، یہ بڑے سائز میں آیا تھا جب انگریز اس کو لے کر آیا ادھر۔ پیرس کی ایجاد ہے یہ۔ اس میں پورا ایک میکینیکل ہے جس میں ایک ریڈ بولتا ہے ہوا کے ساتھ، وہ ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے اپنے کنٹرول میں۔ جیسے کہ ہم بولتے ہیں تو ہمارے ٹونسل آواز بناتے ہیں، ہمارے پھیپھڑے ہوا دیتے ہیں، ہمارے ٹونسل ہماری مرضی کے مطابق آواز بناتے ہیں ہماری، اور زبان لفظ بناتے ہیں، اور یہ چیز الیکٹرک میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہارمونیم نے اپنے آپ کو بطور مقبول ساز منوایا ہے۔ اس نے کلاسیکی موسیقی کے سروں کے اسرار کھولے ہیں اور آوازوں کا وفادار ساتھی رہا ہے۔ سامعین، سلسلہ تھا لوک ساز اور آج ہم نے بات کی ہارمونیم پر۔ راوی تھے ترنم حامد اور حامد ظہور، پروڈیوسر کامران طارق، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔